अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट के नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, दिस इज़ बिट ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात करते हुए पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर स्पेशली घबराते हैं। डिजिटल मीडिया पे कहीं ना कहीं इस पर हल्की फुल्की डिस्कशन होती है, लेकिन वो या एक या दूसरी एक्सट्रीम की तरफ जो है वो टिल्ट करती रहती है। कुछ लोग इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और बात करते हैं जी कि वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ राइट, और कुछ भी इसके अंदर जो है वो गलत नहीं हो रहा। और कुछ लोग इसको लेके बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे कि वट एवर दोज पीपल आर डूइंग, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दे आर ऑन द राइट ट्रैक और वो जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। बात हम करने जा रहे हैं मिसिंग पर्सनस की, और उसके हवाले से जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो एक इशू आता है वो ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस क्या होती हैं, इनकी कॉनोटेशन क्या है, लीगल टर्म्स में इसको क्या कैसे देखा जाता है, प्लस रियासती हवाले से क्या नुक्ता नगाह अपनाया जाता है, और ऑब्वियसली जिनका ये केस है यानी कि जो मिसिंग पर्सन है उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ क्या है, उस पे बात हो। और इसका फिर डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल एंड के ऊपर एक रियासत जो है वो अपना पिक्चर या अपना केस कैसे प्रेजेंट कर रही होती है, उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और उसके लिए मैंने दोबारा से आज दावत दी है और रिक्वेस्ट की थी एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहिबा को। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जब मैं आपसे वो ऑफलाइन डिस्कशन कर रहा था ये वाली कि जी के हमने इस टॉपिक पे डिस्कस करना है, तो मुझे याद है कि मेरा और आपका एक तरह का एक ही तरह का वो इंस्टेंट रिएक्शन था कि काइंड ऑफ सेंसिटिव इशू और इस पे लोग ज़रा कम बात करते हैं। और इसकी वजह है, ज़ाहिर है, सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। हमारे सिक्योरिटी इदारे भी बड़े सेंसिटिव होते हैं माशाल्लाह, उनको तो कुछ कह भी दें तो एकदम बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो उसके हवाले से हम ये जो मिसिंग पर्सन का इशू, इट्स क्वाइट सेंसिटिव। करीमा बलोच कुछ अर्सा पहले यहाँ पर आई हुई थी, एंड देन शी वेंट बैक, शी वाज हेल्ड एज अ हीरो इन बलोचिस्तान। उसके बाद वो खैर गायब होना शुरू हो गई। उससे पहले फिर मंजूर पश्तीन थे, ही यूज्ड टू डू और रेज दीज इश्यूज। फिर आसमा जहांगीर साहबा थी, आसमा जहांगीर के बाद मारवी सरमद और इस तरह के जितने लोग हैं ये काम उठाते रहे। ये जो लेफ्ट लीनिंग एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ये पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत ज़्यादा उठाता है, बट जो सेंटर टू द राइट हैं या सेंट्रिस्ट हैं ये इसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले करते हैं। तो पहले तो ये कि मिसिंग पर्सनस का इशू है क्या और क्यों है, नंबर वन। और नंबर टू, फिर से इंटेलिंग क्वेश्चन यही कि रियासती अहलकार या सेंट्रिस्ट जो हैं या सेंटर टू द राइट ये इसको इतना डाउन प्ले क्यों करते हैं? क्या ये इशू नहीं है? मतलब ये नहीं है, मेरा एक सवाल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे दोबारा अपने आपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आज आपने बहुत ही एक अहम और एक सेंसिटिव इशू के ऊपर बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस जो हैं, देखिए अगर आप इसको लीगल टर्म्स में देखें तो वो बेसिकली कहता है कि हर वो डिसअपेरेंस एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस है जो अ, कानून और आइन के दायरे से बाहर हो और जिसमें हुकूमत की इंटेंशन हो कि इस आदमी को आपने उठा के गायब करना है, तो वो एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस होती है। ठीक है। तो उसका जो दायरा है वो बहुत महदूद है ठीक है। और बहुत स्पेसिफिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत अरसे से जिस तरह का जियो पॉलिटिकल हालात रहे हैं और जिस तरह हमारे अपने अंदरूनी हालात रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं और बेतहाशा और मसाइल जिन्होंने जन्म ले लिया है खित्ते की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री और टेररिज्म की इंसिडेंट्स के बाद, तो इसमें हमने ये तमीज़ छोड़ दी है कि अगर कोई एक आदमी जिसका पता नहीं लग रहा वो गायब है तो हम उसको कहते हैं कि ये एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस है और इसमें ज़रूर हुकूमत का हाथ है और सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी इदारों का हाथ है। लेट्स बी वेरी ठीक है। ऑनेस्ट, ठीक है ना? लेकिन हम ये नहीं देखते कि जिन एरियाज में ज़्यादातर देखें तो लोग जो एनफोर्स्ड डिसअपेरेंसेस के हैं वो बलूचिस्तान से हैं, उसके बाद सिंध से हैं और उसके बाद पंजाब और NWFP के तो थोड़े लोग हैं। टोटल अभी जो मैंने लेटेस्ट फिगर पढ़ा है
आई एम श्योर करेक्ट होगा, वो ये है कि जो पाकिस्तान में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के लोग हैं वो 3126 हैं, ठीक है। जिसमें से कोई 69 लोग तो बलूचिस्तान में रिकवर हो चुके हैं, या 89 शायद, और 69 शायद सिंध में रिकवर हो चुके हैं, और पंजाब में भी काफ़ी रिकवर हो चुके हैं, और वो दे हैप्पीली लिविंग विद देयर फैमिलीज। और लेकिन इसमें हमने हर तरह के लोग शामिल कर दिए हैं। अब ठीक है। बलूचिस्तान में देखिए एक ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है। ठीक है ना, और वो पाकिस्तान की पूरी जो एरिया है उसका आधा बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ठीक है। जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। टेरेन है, और जहाँ बहुत ज़्यादा ट्राइबल राइवलरीज भी हैं, कम्युनल राइवलरीज भी, लिंग्विस्टिक चैलेंजेस भी हैं, एंड बीइंग अ ट्राइबल सोसाइटी वहाँ उनकी आपस की दुश्मनियाँ भी बहुत हैं। तो और अब कुछ की अपने जो वहाँ के कबायली लीडर्स हैं उनके साथ मसाइल हो जाते हैं। तो ये बहुत एक आम सी बात है कि बहुत सारे लोग इन हालात से बचने के लिए भी, गायब हो कोर्ट जाते से हैं। बचने के लिए, मुकदमों से बचने के लिए कुछ अरसे के लिए गायब हो जाते हैं। ना उनके घर वालों को पता होता है, ना हुकूमत को पता होता है, वो जाके पहाड़ों में छुप जाते हैं। ठीक है। उनको भी हम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में डाल देते हैं कि जी बिकॉज बंदा नहीं मिल रहा, एनफोर्स्ड है ज़रूर, क्योंकि वहाँ काफ़ी अरसे से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रही है बलूचिस्तान में। तो सबसे आसान ये होता है कि उसको हुकूमत के खाते में आप डाल दें और एजेंसीज के खाते में डाल दें और बात ख़त्म कर दें। ठीक है। इसी तरह आप देखिए कि अगर आपने जैसे बात शुरू की थी कि खित्ते के जियोपॉलिटिक्स को और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को अगर आप देखें, तो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तो बहुत अरसे से, अब सदियों से पार्ट ऑफ द ग्रेट गेम है। इसमें बिल्कुल कोई शुबा ही नहीं है कि जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं उसमें इंडिया भी शामिल है, वेस्टर्न पावर्स भी शामिल हैं, जो नहीं चाहती कि इस खित्ते में अमन हो, या ईरान एक मजबूत मुल्क बन के उभरे, या पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के उभरे। और आपने देखा कि जब जिहाद का 80s ज़माना का जो था था। और उसके बाद जो ये वॉर अगेंस्ट टेरर हुई और चीज़ें हुई, रद्दुल फसाद का फिर हमने शुरू किया, बड़े ऑपरेशंस हमने किए, तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखें यही वेस्टर्न रीजन पे आया, जिसमें बलूचिस्तान का एरिया बहुत सेंसिटिव रहा है। और बलूचिस्तान का एरिया ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए है कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो कम है, लोग गरीब हैं, और ग्रीवेंसेस उनमें तो हैं। एक उनकी ग्रीवियंसेस हैं और जायज़ ग्रीवियंसेस हैं, हुकूमत के साथ भी उनकी ग्रीवियंसेस जायज़ हैं, और अपने जो उनके अपने कबायली लीडर्स हैं उनके साथ भी नेचुरली उनकी ग्रीवियंसेस जायज़ हैं, जिनको हमारी भी कुछ गलती है कि हमने हमेशा ये कोशिश की है कि हम डरा धमका के इनको कर लेंगे, इंटिमिडेट करके इनको कर लेंगे, या कुछ गलत पॉलिटिकल मूव्स ले लेंगे। गलत पॉलिटिकल मूव्स ले लेंगे, या कुछ लोगों को वहाँ ब्राइब कर लेंगे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ब्राइब कर लेगी, कोई दूसरी बिल्कुल। ब्राइब कर। तो देखें गलतियाँ हमने वहाँ बहुत की हैं, मतलब फ्यूडलिज्म को तो हमने ही उधर एस्टेब्लिश किया है ना। विद द रिजल्ट के हमारा फेलियर जो है गवर्नमेंट का वो ये है कि हम इस मामले को पॉलिटिकली हल नहीं कर सके। ठीक है। वी हैव नॉट बीन एबल फॉर एक्स नंबर ऑफ रीजन, उसके आप के बारे में तो 6 और प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि बिल्कुल। क्या वो वजूहात हैं कि we have really not been able to reign in the tribals, we have not been able to bring prosperity to Balochistan। development। आजकल के 21st century में हम रह रहे हैं, और वहाँ मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना तालीम का कोई बंदोबस्त है, ना कोई एस्टैब्लिश्ड मेडिकल केयर का बंदोबस्त है। तो मसाइल हैं, जिसमें ऑफ कोर्स फिर इंडक्शन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, उसने भी काफ़ी एक एलिमेंट ऑफ इंस्टेबिलिटी वहाँ पे की है। तो मसाइल तो हैं। ठीक है। और दूसरा ये देखिए कि मसाइल किस मुल्क में नहीं होते। हमारे बलूचिस्तान में मसाइल हैं कि इंडिया भी वहाँ इंटरफेरेंस करना चाहता है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है, क्योंकि लोकल्स के एक आपके पास उन्हें बनी बनाई जरखेज आबादी और जरखेज ज़मीन है,
جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. اب کلبھوشن یادیو کو ہی آپ دیکھ لیجئے, کتنے یہ ٹیررسٹ اٹیکس جو اب ہوئے ہیں خاص طور پہ ہمارے چینی بھائیوں کے اوپر, ان کے پیچھے کس کا ہاتھ نکلا ہے؟ یا انڈینز ہیں, یا افغانس ہیں, یا پھر براڈر ویسٹرن پاورز ہیں جو وہاں پہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. اور جب دیکھیں آپ ڈسکنٹینٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو یہ لیفٹسٹ نعرہ تھا, لیکن لوگ کہتے تھے a hungry man is an angry man. So those are underdeveloped hungry people. They want to see their children develop. وہ جب لاہور جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, تو کیا آپ کا خیال ہے ان کے دل میں احساس محرومی نہیں ہوتا ہوگا؟ with the result کہ اب وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں, ان کو جو نیریٹو دیا جائے گا, اور نیریٹو ہمارے ڈیٹریکٹرز کا وہاں بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور ان روڈس ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت ساری ویسٹرن پاورز نے وہاں یہ ایف ایم ریڈیوز لگائے ہوئے ہیں جو لوکل براوی لینگویجز میں, بلوچی میں اور لوکل لینگویجز میں بے تحاشا وہ پاکستان کے خلاف, پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو وہ ان کی ذہن سازی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اور اتنے انٹیلیجنٹ تو وہ ہیں نہیں, مطلب پڑھے لکھے نہیں ہیں, انٹیلیجنٹ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے کہ وہ ریلیٹ کر سکیں کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ اس کے نیچرلی چنگل میں آ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ, یہ ایک فیکٹ ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کھل کے لوگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں بتاتی ہیں کہ جی بہت سارے جو فورس ڈسپیرنسز میں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو اٹریکٹ ہوئے ہیں انڈین پروپیگنڈے سے, ویسٹرن پروپیگنڈے سے, اور انہیں جو ایبڈکٹ کیا ہے وہ ہماری فورسز نے یا پاکستانیوں نے نہیں ایبڈکٹ کیا ہے, انہیں یہ انٹرنیشنل تخلیق کار جو ہیں انہوں نے ان کو ان کی ایبڈکشن کی ہے, ان کی ذہن سازی کی ہے, اور پھر انہیں دوبارہ انفلٹریٹ یہاں کرواتے ہیں. تو اس کو اس تنازل میں دیکھیے. اور ایک اور انٹرنیشنل پیس کا دیکھیں, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شاید پاکستان میں ہی انفورس ڈسپیرنسز اس پہ آنے لگا تھا کہ بیسیکلی جو آپ یہ سارا ایک بات بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, گریونسز یو ہیو لیڈ ڈاؤن کے جی گریونسز بھی ہیں, اور ہم نے پولیٹیکل مووز بھی اچھی نہیں لی, اینڈ اٹس بین گوئنگ آن سنس 1447. اور پہلا آپریشن بھی سویلین گورنمنٹ نے ہی بیسیکلی لانچ کیا, بھٹو صاحب نے, اور وہ بھٹے صاحب واز دا گورنر اوور دیئر. اس سب کے باوجود یو سی 8 کے جی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی پاکستان کے ساتھ مختص ہے کہ صرف پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایشوز تو آلموسٹ میں دیکھتا ہوں جب بینگ اسٹوڈنٹ آف آئی آر, آلموسٹ ہر دنیا کے ملک کے اندر یہ موجود ہے. چلے ہم دنیا پہ نہیں جاتے, ہم ریجن پہ رہتے ہیں, اور ریجن میں انڈیا از این ایگزامپل, سری لنکا از این ایگزامپل, بھوٹان اینڈ نیپال از این ایگزامپل, China and Russia are an example, then Afghanistan is an example, and Iran. تو کیا ہمارے ریجن میں یہ سب کچھ صرف یونیک ہم ہی ہیں اس حوالے سے؟ اس پہ آپ دیکھیں, اس کو آپ تھوڑا سا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں. یہ ہمارے خطے کے ممالک کا آپ نے نام لیا, وہ انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ ہے. ٹھیک ہے, خطے میں تو خاص طور پہ ہمارے ممالک ہیں جن میں جو چھوٹے ممالک ہیں وہ تو ویسے ہی انڈیا کی ہیجمنی سے بہت ہی بیچارے دبے ہوئے ہیں, اور بہت سارے یہ جو پرابلمس ہمارے ساتھ ہیں وہ ان ملکوں کے ساتھ بھی کامن ہیں, وہ بھی انہی چیزوں کو فائٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کو میں اگزامپل دینا چاہوں گی ویسٹ کی. اچھا, دیکھیے, اسٹیٹ کو جب ایک چوائس آتی ہے کہ ایک پرابلم ہے, اور وہ پرابلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ اس سے سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ کمپرومائز ہوگی, بٹ سیکیورٹی آف دی پیپل آف دیٹ اسٹیٹ کمپرومائز ہوگی, ڈیولپمنٹ کمپرومائز ہوگی. تو ہر اسٹیٹ اپنے پہ جب ایگزسٹینشیل ایشو پہ چیز آ جاتی ہے تو ہر ملک ہیز اے رائٹ کہ وہ اپنے کچھ اس طرح کے میجرز لیتا ہے جو کہ کسی بھی ڈیموکریٹک یا سویلائز سوسائٹی میں شاید ان ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک ہے, آپ چھوٹا سا اگزامپل لے لیجئے, یہ 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد امریکہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اس نے
मुल्क के बाद मुल्क तबाह कर दिए, हम्म, you know, जिनसे उसे था कि शायद यहाँ से ये मुझे थ्रेट आ रहा प्रीएम्प्टिव है, थ्रेट के नाम से, preemptive प्रीएम्प्टिव threat, स्ट्राइक के नाम पे उसने और उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करके होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से। सिक्योरिटी के नाम से उसने हजारों लोगों को इसी तरह डिसअपेयर कर दिया जिनको पता ही नहीं था, और जो जिनमें से probably 90% शायद उनका कोई वही नहीं था, उसमें हिस्सा ही ताल्लुक नहीं ही था, नहीं था। जस्ट बिकॉज उसका नाम कोई मुस्लिम मोहम्मद था या और कोई अरबिक लुकिंग नाम था या कोई भी, तो या किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, तो उसको पकड़ जो लिया रेगुलर कि नमाजी है जरा उसको उठा के ले गए। आपने देखे ना, मतलब इस कदर का उन्होंने अमेरिका में तूफान किया कि लोग अपने घरों से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। मुसलमानों ने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, गुंटानामो बे बना दिया, रिटेंशन फ्लाइट्स उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें यूरोप भी शामिल था, जिसमें उन्हें दुनिया में से जहां भी कोई आदमी जिसको पे उन्हें ज़रा सा भी शक था कि ये किसी भी तरह अलकायदा से या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा या उसका 9/11 में किसी भी तरह से कोई हाथ होगा, तो उन्होंने उठा लिया और दुनिया को पता ही नहीं चला क्या। अच्छा मैम, उसमें बल्कि उन्होंने ये भी एनिमी कॉम्बेटेंट के नाम से एक टर्म जी, भी कॉइन एनिमी की। देखे ना, उन्होंने बड़ा कुछ किया। आप उसकी तफसील में फिर एक और प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आपकी सिक्योरिटी पे बात है, फ्रांस में देख लें, चार्ली अब्दू के केस के बाद 3 साल इमरजेंसी रही, ऐसे उन्होंने लोग राउंड अप किए, मोस्ट ऑफ देम मुस्लिम्स एंड मगरब मुस्लिम्स एंड अरब्स एंड पाकिस्तानीज एंड अदर्स, जिनका पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। और पूरे यूरोप में आप देखिए, मैं ईयू में 5.5 साल एम्बेसडर रही हूँ, मैंने तो खुद देखा है कि उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशंस किए और किस तरह से वो जैसे आप कहते हैं पुलिस मुकाबले में लोगों को एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग्स के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, लोगों को उठाया। अब ये गुंटानामो में भी तो बहुत एक सामने के ग्लेरिंग एग्जांपल है अबू गरैब कि है। अब कि वहाँ उन्होंने लोगों को 20-20 साल पता नहीं चलने दिया कि यहाँ है कौन या कौन नहीं है। और सबसे देखें, अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में करके उन्होंने कहा कि जी जो गुंटानामो बे से वो फारिग हुए थे वो अपने टेस्टिमनीज दे सकते हैं, जिसके ऊपर फौरन FBI और ये जो है अपने CIA वगैरह वो तड़प के एकदम उठ गए हैं कि जी नहीं, इनकी टेस्टिमनीज पहले क्लियर होंगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं अपनी टेस्टिमनी में जो हमारी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो देखिए, जब सिक्योरिटी पे बात आती है और जब आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे, सिक्योरिटी पे, आपके लोगों की प्रोटेक्शन पे बात आती है, तो हर स्टेट जो है वो चाहे वेस्ट हो, चाहे हम हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि वेस्टर्न पावर्स ने पैसा भी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है, डेवलपमेंट स्ट्रेंथ भी है, और उन्होंने अपना एक मॉरल नैरेटिव इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है कि उस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुप के वो हर चीज कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्योंकि वो कर सकते हैं तो हम भी कर लें। नहीं, जो चीज गलत है वो गलत है। और किसी भी, एज आई सेड, सिविलाइज्ड सोसाइटी में जहां, और खास तौर पे हम अपने आप को इस्लामिक सोसाइटी कहते हैं, हम अपने आप को डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, तो हमें तो रूल रेगुलेशंस की पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन यस, देयर आर situations where the state has to take charge and the state institutions must take charge. ठीक है, लेकिन मैम इसकी वजह से एक रिपरकशन तो ये आ रहा है ना कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं आपके, पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज एरियाज जहाँ पे ये हो रहा है, एंड ऑब्वियसली इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके सेटल्ड एरियाज के, जैसे पंजाब के बहुत सारे मेनलैंड, लाहौर, इस्लामाबाद। अब हमें ये चीज़ आती है, जैसे मैंने कहा करीमा इधर आई हुई थी, तो ऑब्वियसली उसका एक नैरेटिव हम तक पहुँचा है, उनमें एक रिजेंटमेंट जो है वो डेवलप हो रही है, एंड स्टेट इज़ नॉट एड्रेसिंग दैट एज वेल।
اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے فرام دا اسٹیٹ سائڈ. کیا سولوشن ہے؟ دس از مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو. تو کیا سولوشن آپ پریزنٹ کرنا چاہیں گے ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اٹس آرگنس کہ یار دیکھو ٹھیک ہے، وی انڈرسٹینڈ دس سچویشن، یو ہیو دا رائٹ ٹو کیری آؤٹ سچ آپریشنز اینڈ ایکٹیویٹیز ان دا نیم آف نیشنل سیکورٹی. آلسو نیشنل سیکورٹی بائی اٹ سیلف از اے ڈیبیٹیبل کانسیپٹ، لیکن چلیں آپ نے جو ڈیفائن کیا اس کے مطابق اٹ از یور رائٹ، وی ایڈمٹ دیٹ، بٹ وٹ از یور سولوشن ٹو ایڈریس دس ایشو کہ یہ آپ اپنے یوتھ کو پراپرلی بتا سکیں کہ آیا یہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کی سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں، یا فار ایگزامپل کاکڑ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب وہ تھے تو ایک وہ یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچے نے اس سے ڈیبیٹ کی، اس سے 2 دن پہلے ایک وہ اٹیک ہوا تھا جس کے اندر اینی دیٹ کڈ واز جسٹیفائنگ دیٹ اٹیک، دیٹ وائلنٹ ایکٹیویٹی. So this is the kind of mindset that it's been brewing over here in the universities and colleges. How do you see کہ اس کا solution کیا to address this issue؟ دیکھیں آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا. یہ ہم نے بات اسی سے شروع کی تھی کہ ہم نے پولیٹیکل غلطیاں بہت کی ہیں، اور اس طرح کی جو سچویشن ہے، دیکھیں بنگلہ دیش کا اگزامپل ہمارے سامنے، اگر ہم نے وہ پولیٹیکل غلطیاں نہ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش. تو بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں مل کے رانگ ڈیسیجنس جو ہیں وہ سرکمسٹانسز بنتی ہیں، وہ برو ہوتی ہیں، اور بات نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ کا آدھا حصہ آپ سے جدا ہو گیا. آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا سکے. اگر اس طرح کی انوائرمنٹ انڈیا میں ہوتی تو ہم نہ ایکسپلائٹ کرتے، بالکل کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ہے کہ ہم ہسٹری سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی غلطیوں پہ دوبارہ ان کا سوٹ انالیسس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ چاہے بلوچستان ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ سب مل کے پاکستان، اور یہ سب پاکستانی، اور ان کا بلوچستان میں رہنے والے کا اتنا ہی حق ہے جتنا پنجابی کا ہے یا پٹھان کا یا کسی اور کا. تو یہ جو ایشو اب ہے بہت گمبھیر ہو رہا ہے اور گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اس کا دیکھیں سختی جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. اس کا ایک آپ کو بہت کمپریہنسو حل نکالنا پڑے گا، جس کی شروعات آپ کو سویلین پولیٹیکل لیڈرشپ سے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ کو لوگوں کو وہاں کے جو سردار ہیں، دیکھیے جی آپ کو سویلین لیڈرشپ کو اتنا امپاور کرنا پڑے گا کہ وہ جا کے they take this up and یہ معاملات دنیا میں کہیں بھی بندوق کی اس زور پہ حل نہیں ہوئے ہیں، یہ بلوچستان میں بھی حل نہیں ہوں گے. پہلی بات تو اس کو پولیٹیکل دیکھیں. دوسری بات ترقی اور ترقی. جب تک آپ کی بلوچ پاپولیشن کو یہ نہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے ترقی کے راستے کھل گئے ہیں، اور میرے گھر جو آج بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہاں اسی خشک پہاڑی میں ساری زندگی نہیں گزارے گا، بلکہ وہ اسکول بھی جائے گا، اس کی ہیلتھ کیئر بھی ہوگی، وہ یونیورس، اس کا ایک فیوچر ہے. لیکن آپ چین کا ایگزامپل ہے، کتنی بڑی آبادی ہے، انہوں نے سر ڈال کے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ نہ ڈیولپمنٹ نہ کچھ، سب سے پہلے انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کا کیا، اور ریموٹ ترین علاقوں میں جا کے جہاں امپاسبل تھا. تبت کا ٹیرین اسی طرح ہے جیسے بلوچستان، سنجیانگ کا بھی ٹیرین اسی طرح ہے. وہاں جا کے آپ ترقی دیکھیں، پاکستان سے 300 سال وہ شاید آگے ہیں. تو وہاں پہ چیزیں کام ڈاؤن ہو رہی ہیں نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے I'll come down to the same thing. A hungry man is an angry man. آپ انہیں پولیٹیکلی ڈیل کریں، آپ ان کو تعلیم دیں، آپ اپنا ایک پولیٹیکل ول شو کریں، اور آپ ایک نیشنل انٹیگریشن کو اپنی ہر ایفرٹ کے اوپر رکھیں. بیکاز آئی تھنک نیشنل انٹیگریشن از دی موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار نیشنل سیکورٹی. اسی لیے دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہم جب بڑے ہو رہے تھے، آپ کے زمانے میں تو آپ کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملی. ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو
एक दूसरे की प्रोविंसेस में लोग पढ़ने भी जाते थे, बिल्कुल इंटर ऑल पाकिस्तान डिबेट्स होती थी, ऑल पाकिस्तान ड्रामे होते थे, और मुझे याद है टीवी पे चारों प्रोविंसेस के प्रोग्राम आते थे, यहाँ कल्चरल ट्रूपेज आते थे। हमने जिहाद का गिलाफ ओढ़ के तो हमने कल्चर, सिविलाइजेशन, इंटरएक्शन सब हमने बंद कर दिया, और उसी सिक्योरिटी और जिहाद के चक्कर में आके हमने बलूचिस्तान और केपी को भी बिल्कुल एक नो गो एरिया बना दिया। ना आप वहाँ लोगों को जाने देते हैं, ना फॉरेनर्स को जाने देते हैं, ना पाकिस्तानी आम को जाने देते। तो देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको रिवाइव करनी पड़ेंगी, आप चेंज लाएं। आप देखें मैंने इस पे बहुत लिखा है, और ये खाली मैं नहीं बातें कर रही। और मैं लास्ट चीज़ जिस पे एंड करना चाहूँगी, आई एम सो ग्लैड कि आपने वो करीमा का जिक्र किया। अब जब ये वहाँ से औरतें बच्चे निकले बलूचिस्तान से, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही, ये बहुत सारे लोग शायद रेडियो टीवी पे आके नहीं ये कहते, बट जितने हमारे जानने वाले थे, हमारे एक्सटेंडेड जानने वालों में, हमारे तो हजारों हैं अब नेचुरली जानने वाले, फैमिली में लोग, तो सबका एक सॉफ्ट कॉर्नर था यहाँ कि औरतें बच्चे आ रहे हैं, उनके मसाइल हैं। अब यहाँ होना क्या चाहिए था? आप उनको वेलकम करते, अकोमोडेट करते। देखिए जी, मैं अगर इंचार्ज होती, मैं आपको बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो हम उनको हर कदम पे वेलकम करते। हमारे जो हर इलाके की पॉलिटिकल खवातीन लीडर्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर खवातीन हैं या उनकी वाइफ्स हैं, वो उनको वेलकम करते, उनको गले लगाते, कहते तुम्हारा दुख हमारा दुख है, हम तुम्हारे साथ खड़े। वहाँ आप उनको यहाँ बुला के उनको एक जगह पे इज्जत से रखते, उनके पास जाके मिलते, बैठते, उनसे गुफ्तगू करते। उन्होंने क्या करना था, आके बैठ के तो सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर एप्लीकेशन दे के चले जाता, प्रेसिडेंट जाके उनको से एप्लीकेशन ले लेते, कुछ को बुला लेते, तो आपने उन पे डंडे बरसा दिए, स्पीकर चोरी कर लिए, उनके स्पीकर चोरी कर लिए, उनको डंडे बरसा दिए, बच्चे बेचारे जो है वो रो पीट रहे। तो देखिए आपने क्या मैसेज दिया बलोच, आपके पास ये एक इतना सुनहरी मौका था बलूचिस्तान को ये बताने के लिए कि आप हमारे हैं, कि आप हमारे हैं, और पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो आपके दुख को महसूस करता है, और हम सब आपके साथ खड़े हैं आपके मसाइल हल करने के लिए। अच्छा, यहाँ मैं लेकिन एक आखिरी बात ये कर दूंगा कि जस्ट टू बैलेंस इट आउट, there were certain elements in that sit-in as well, जिसके अंदर जो उन्होंने तस्वीरें उठाई थी, they later on came out in terrorist activities, यानी वो मारे गए उसके अंदर। देखिए आई एग्री, लेकिन अगर उसमें से 90% ये फील करते, उनका कॉज मैसेज, उनका कॉज खुद ब खुद डाई डाउन कर जाता है, और वो इस किस्म के जो शैतान अनासिर हैं उनके हाथों में खिलौना नहीं बनते हैं। तो देखिए कुछ हमने अपना कॉज खुद खराब किया, हम अपना कॉज खुद खराब करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें टाइम दिया दोबारा, और आपने इतना कैंडिड गुफ्तगू की, बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस माय टेक अवे फ्रॉम योर टॉक टुडे इज के बंदूक से हर कोई ये कह रहा है बंदूक से ये हल होने वाली चीज़ नहीं है, यू विल हैव टू टेक इट टू द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, और पॉलिटिकल के साथ साथ बल्कि मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान के लोग कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है, तो आप रिलीजियस स्टेक होल्डर को भी इसके अंदर इन्वॉल्व करें, और उनको कहें कि I may not agree with you on that count at all, but I think this is one province in which the military leadership and civilian leadership should be on absolutely the same page and resolve it together through political means. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपको फिर इंशाल्लाह कभी हम दोबारा तंग करेंगे किसी और मौजू पे, और आप तो हमेशा यू आर ऑलवेज फोर्थ नहीं, तो ऐसे वीगो ना भिजवा दीजिएगा। नहीं, मैं तो अपना शो देखूंगा कि मेरे लिए ना आ जाए। आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ, जुड़े रहिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।